रोमांस लवर कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए फिर से एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ। एफएफ में यान वांगजी के बर्थडे स्पेशल पर लेकर आई हूँ, जो कि एक हॉरर स्टोरी होने वाली है। और इस स्टोरी का सजेशन मुझे रत्ना ठाकुर ने दिया है। एक्चुअली में उन्होंने मुझे एक टास्क दिया है कि एक हॉरर स्टोरी लानी है जिसमें बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में देखते हैं कि एक ओमेगा लड़की अपने किचन में कुछ काम कर रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। लड़की जल्दी से अपना फ़ोन पिक करती है और कहती है, आशियान कैसे हो तुम। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, सीजे मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप कैसी हो। याली बोलती है, आशियान तुम तो आज आने वाले थे ना। दूसरी तरफ से विंग बोलता है कि सीजे एक्चुअली में मेरे कॉलेज में कुछ काम आ गया तो मैं आज नहीं कल आ रहा हूँ। याली बोलती है कि ठीक है, आ रहे हो तो अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ में लेकर आना, जरा मैं भी तो देखूँ मेरे आशियन ने किसको अपने लिए चुना है। दूसरी तरफ से विंग कहता है, हाँ हाँ सीजे मैं लेकर आऊँगा, मैंने वांगजी से वादा भी किया है कि मैं उसे आपसे मिलाऊंगा, तो मैं और वांगजी कल आ रहे हैं। याली कुछ कहने ही वाली थी, तभी अचानक याली देखती है कि उसकी सब्जी जल रही है। याली जल्दी से विंग से कहती है, आशियन मैं फ़ोन कट कर रही हूँ, मेरी सब्जी जल रही है। ऐसा कहकर याली फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन के कट हो जाने के बाद से विंग मुस्कुरा देता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, सीजे भी ना जरा सा भी ध्यान नहीं रखती है, तुम्हें पता है सीजे हमेशा ऐसी ही गलती करती है, अक्सर वो सब्जी जला दिया करती है। वांगजी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और उसे जल्दी से खींचकर अपने बाहों में भर लेता है और कहता है, तुम भी तो ऐसा करते हो, तुम्हें भी तो अच्छी तरह से खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें याद है ना तुमने एक बार मेरे किचन में भी आग लगा दी थी। विंग कहता है, मैं इतना भी बुरा खाना नहीं बनाता। वांगजी अपने नोज़ को विंग के नोज़ पर रब करता है और कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम अच्छा ही खाना बनाते हो, लेकिन कभी कभी गड़बड़ कर देते हो। उसके बाद विंग और वांगजी वहाँ से जाने लगते हैं। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ रखा था। विंग वांगजी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ये नो वांगजी मैं सीजे से बहुत प्यार करता हूँ, सीजे के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। बचपन में ही हमारे मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था, तब से सीजे ने ही मुझे अकेले पाला है। वांगजी विंग की बात सुनकर हल्का से मुस्कुराता है और कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम ये बात कितनी बार बोल चुके हो। इसी तरह विंग और वांगजी एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक विंग को महसूस होता है कि एक ठंडी सी हवा उसके शरीर को छू कर गई है, जिस वजह से विंग कांप जाता है और घबराते हुए वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी भी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या हुआ है। विंग कहता है, अचानक से ना मुझे ठंड सी लगी। वांगजी कहता है कि शायद सर्दी का मौसम आ रहा है, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, सर्दी आ रही है ना इसलिए तुम्हें ठंड लग रही है। ऐसा कहकर वांगजी अपना जैकेट निकाल कर विंग के ऊपर देता है। विंग कहता है, सर्दी आने में अभी भी 2 महीने बाकी है, इतनी जल्दी सर्दी का मौसम कैसे आ सकता है। ये ठंडी हवा कुछ अजीब सा था, मेरा पूरा शरीर कांप उठा है। वांगजी कहता है, होता है कभी कभी ऐसा, शरीर के नर्वस सिस्टम में कुछ ऐसी होती है कि हमें महसूस होता है कि ठंड लग रही है, लेकिन ठंड नहीं लगती है। चलो विंग। ऐसा कहकर विंग का हाथ पकड़कर वांगजी वहाँ से जाने लगता है। विंग वहाँ से जा रहा था और विंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। विंग फिर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। विंग फिर वांगजी से बात करते हुए जा रहा था, तभी वहाँ पर एक परछाई सी आ जाती है। परछाई विंग को बस जाता हुआ देख रही थी। उधर याली अपना डिनर ख़त्म करने के बाद अपने रूम में आती है, इधर उधर देखती है तो उसे भी अजीब सा महसूस होता है। याली इधर उधर देखकर कहती है, अचानक से इस रूम में इतनी ठंड कैसे आ गई। ऐसा सोचकर वो बेड पर चली जाती है और जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़कर और याली सो जाती है। लेकिन तभी अचानक उसके रूम में एक अजीब सी आवाज़ आती है। लगभग आधी रात को याली की अचानक से आंख खुल जाती है और एक रोबोट की तरह वो उठ खड़ी होती है और सीधे एक टेबल के पास आती है। टेबल के सामने एक डरावनी सी पेंटिंग थी जिसमें एक स्केलेटन की तस्वीर थी। उस स्केलेटन की आंखें लाल लाल चमक रही थी। याली उस पेंटिंग को घूर घूर कर देख रही थी और एक क्रीपी सा स्माइल दे रही थी। उसकी स्माइल बहुत भयंकर थी। वो इस तरह से मुस्कुरा रही थी जैसे कि एक स्कैरी घोस्ट मुस्कुराता है। तभी याली की नज़र टेबल पर जाती है जहाँ पर एक फ्रूट का बॉल रखा था। वो सारे फ्रूट को नीचे फेंक देती है। फ्रूट के साथ नाइफ भी रखा था। याली उस नाइफ को उठाती है और गौर से देखने लगती है। फिर से याली एक क्रीपी सा स्माइल करती है और अपने हाथ की कलाई में कट लगाना स्टार्ट कर देती है। उसके हाथ से ब्लड निकलकर उस बॉल में जा रहा था और याली अपने ब्लड को गिरता हुआ देख रही थी और क्रीपी सा स्माइल दे रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। लगभग दिन के 12 बजे विंग और वांगजी याली के अपार्टमेंट के पास आते हैं।
विंग बहुत देर से डोरबेल बजा रहा था लेकिन यानली अपना डोर नहीं खोल रही थी। विंग हैरान हो जाता है और कहता है सीजे तो इस वक्त घर पर थी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने छुट्टी ले रखी है, लेकिन उन्होंने अभी तक दरवाज़ा क्यों नहीं खोला है। वांगजी भी परेशान था। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे पास एक्स्ट्रा की नहीं है। विंग कहता है हाँ हाँ है, मुझे अब याद आया। ऐसा कहकर विंग एक्स्ट्रा की निकालता है और डोर ओपन करता है और यानली को आवाज़ देने लगता है, लेकिन यानली विंग को कहीं भी नहीं दिखाई देती। विंग जल्दी से यानली के बेडरूम में जाता है और जैसे ही विंग यानली के बेडरूम में जाता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर यानली की लाश पड़ी हुई थी। विंग ये देखकर हैरान हो जाता है। वांगजी भी जल्दी से वहाँ आता है और विंग को ऐसा देखकर परेशान हो जाता है। वांगजी जल्दी से यानली को जाकर चेक करने लगता है तो यानली मर चुकी थी। वांगजी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम्हारी सीजे मर चुकी है। विंग अभी भी स्टैचू बना वहाँ खड़ा था और यानली की डेड बॉडी को देख रहा था। वांगजी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और पुलिस को फ़ोन कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ जाती है और यानली की डेड बॉडी को अपने साथ लेके जाने लगती है। विंग अपनी सिस्टर को इस तरह से देखकर उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वांगजी जाकर विंग को संभालता है और कहता है जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, विंग खुद को संभालो। लेकिन विंग अपनी सीजे को लिपट कर रोने लगता है और कहता है वांगजी मेरी सीजे के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अब उनके बिना कैसे रहूँगा। ऐसा कहकर विंग बहुत ज़ोर ज़ोर के रो रहा था। पुलिस वाले किसी तरह यानली की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं। वांगजी इस वक्त विंग को संभाल रहा था। वांगजी अपने घर फ़ोन करके बता देता है कि किस तरह से विंग की सिस्टर की डेथ हो चुकी है और इस वक्त विंग बहुत अकेला है, इसलिए वो आज रात विंग के साथ ही रुकना चाहता है। तो उसकी फैमिली भी हाँ कर देती है और कहती है ऐसी हालत में तुम उसी के साथ रहो। एक्चुअली में वांगजी ने विंग को सबसे मिलवा दिया था, अपनी फैमिली में बता दिया था कि विंग ही उसका ओमेगा है। देखते ही देखते रात हो जाती है। विंग इस वक्त अपने सीजे के रूम में था और उनकी चीज़ों को छू छू कर रो रहा था। वांगजी काफ़ी देर तक विंग के साथ ही था। उसके बाद वांगजी खुद ही किचन में चला जाता है विंग के लिए कुछ बनाने के लिए। कुछ खाना बनाने के बाद वांगजी वापस विंग के पास आता है और कहता है विंग चलो कुछ खा लो। विंग मना कर देता है और कहता है वांगजी मुझे भूख नहीं है। वांगजी कहता है इस तरह से टूटने से नहीं होगा विंग, मैं कुछ तो खाना होगा। ऐसा कहकर वांगजी विंग को डाइनिंग टेबल के पास लाता है और खुद ही बिठाकर विंग को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। विंग ने थोड़ा ही खाना खाया था और वांगजी की तरफ देखता है। विंग की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। वांगजी जल्दी से विंग के आंसुओं को पोंछता है और कहता है अब जो हो गया हम उसको बदल नहीं सकते विंग। विंग रोते हुए वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी मुझे समझ में नहीं आ रहा है सीजे ने अचानक से सुसाइड क्यों कर लिया। कल ही तो उनसे बात हुई थी और कितनी चहक कर बातें कर रही थी। उनके से बातें करके ऐसा नहीं लगा कि उनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा सीजे ने अचानक से सुसाइड क्यों किया। ऐसा क्या हो गया था उनकी लाइफ में जो उन्हें सुसाइड करना पड़ा। वांगजी कहता है विंग इसका तो पता हमें बाद में ही लगेगा ना, लेकिन अभी तुम खुद को शांत रखो, इस तरह से टूट जाओगे तो कैसे चलेगा। कुछ देर विंग को शांत करने के बाद वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग क्या तुम अपने रूम में सोना चाहोगे। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है नहीं वांगजी मैं आज रात सीजे के रूम में सोना चाहता हूँ, तुम एक काम करो तुम मेरे रूम में जाकर सो जाओ। वांगजी कहता है श्योर तुम सो पाओगे। विंग कहता है हाँ मैं अपनी सीजे की खुशबू को महसूस करना चाहता हूँ, उस रूम में उनकी खुशबू भरी पड़ी है, मैं आज रात उसी रूम में बिताना चाहता हूँ। ऐसा करके विंग अपने जगह से उठता है और सीजे के रूम में चला जाता है। उसके बाद वांगजी भी विंग से कुछ नहीं कहता और विंग के रूम में जाकर सो जाता है। लगभग आधी रात को विंग सो रहा था, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कोई उसके बॉडी को टच कर रहा है। विंग को कुछ अजीब से सपने भी आ रहे थे जिस वजह से वो छटपटा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसको बुरी तरह से टच कर रहा है। उसे अजीब सा महसूस होता है। वो झट से अपनी आंखें खोल लेता है और घबराते हुए ज़ोर ज़ोर की सांसें लेने लगता है और चीखने लगता है। तभी वांगजी उस रूम में आ जाता है। वांगजी विंग को इस तरह से चीखता देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से विंग के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है विंग क्या हुआ। विंग कहता है वांगजी मुझे अजीब से सपने आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई मुझे टच कर रहा है, मुझे यहाँ टच कर रहा है वहाँ टच कर रहा है। ऐसा करके विंग दिखा रहा था कि उसको कहाँ कहाँ टच कर रहा था। विंग को इस तरह परेशान देखकर वांगजी कहता है विंग मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस रूम में मत सो, तुम एक काम करो तुम अपने रूम में सो, मैं इस रूम में सो जाता हूँ। अभी तुम्हारी सीजे की डेथ हुई है ना, उनकी यादें इस रूम में है, तुम्हें इस वजह से डर लग रहा होगा। विंग कहता नहीं मेरी सीजे मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो मुझे नहीं डरा सकती हैं। वांगजी कहता है मुझे पता है विंग तुम्हारी सीजे तुमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन तुम अभी मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, इसलिए तुम्हें एक अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, तुम अपने रूम में जाकर सो और मैं यहाँ लेटता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी विंग को उठाता है, लेकिन तभी अचानक वांगजी की नज़र दीवार पर लगी हुई पेंटिंग पर जाती है। वांगजी हैरानी से उस पेंटिंग को देख रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है तुम क्या देख रहे हो। वांगजी कहता है ये इतनी बेकार तस्वीर यहाँ क्यों लगी हुई है। विंग उस तस्वीर की तरफ देखता है और कहता है सीजे को पेंटिंग का बहुत शौक है, वो अक्सर यूनिक पेंटिंग खरीदती रहती है, शायद सीजे ने इस पेंटिंग को खरीदी होगी।
वांग जी अपना हेडसेट करता है और कहता बड़ा अजीब पेंटिंग है। ऐसा कहकर हाथ पकड़ता है और विंग को उसके रूम में ले जाकर लेटा देता है और विंग को सोने को कहता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग को अच्छे से ब्लैंकेट से टक कर देता है और विंग से कहता है, विंग मैं तुम्हारे सीजे के रूम में जाकर सो रहा हूँ। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी उस रूम से निकल जाता है और यानली के रूम में जाकर उसके बेड पर जाकर लेट जाता है। वांग जी लेटा ही था तभी उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई उसे घूर घूर कर देख रहा है। वांग जी अब जल्दी से उठकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वांग जी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वांग जी फिर से लेट जाता है। तभी कबर्ड पर लगे हुए आईने में उसे कुछ अजीब सा नजर आता है। वांग जी जब आईने में देखता है तो उस पेंटिंग का रिफ्लेक्स उस आईने में आ रहा था। आईने में उस पेंटिंग की आंखें बहुत चमक रही थी, लाल लाल जैसी। वांग जी यह देखता है, उसके बाद जल्दी से पेंटिंग को देखता है, लेकिन पेंटिंग में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वांग जी फिर से आईने में देखता है तो उसे फिर से चमकती हुई 2 आंखें नजर आती है। वांग जी इस वजह से परेशान हो जाता है। वो अपनी जगह से उठता है और उस पेंटिंग को जाकर घूर घूर कर देखने लगता है, लेकिन पेंटिंग को देखने के बाद वांग जी को कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता। लेकिन वांग जी उस पेंटिंग से इरिटेट हो रहा था, इसलिए उस पेंटिंग को नीचे उतारता है और उल्टा करके रख देता है और फिर से सोने के लिए चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। वांग जी अभी भी सोया हुआ था। विंग कॉफ़ी बनाकर वांग जी के पास आता है और वांग जी को जगाने लगता है। वांग जी उठकर बैठ जाता है और विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल देता है। विंग कॉफ़ी आगे बढ़ाते हुए कहता है, वांग जी तुम्हारे लिए कॉफ़ी। वांग जी कहता है, विंग इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं खुद ही बना लेता। विंग कहता है, नहीं तुम मेरे मेहमान हो और मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। वांग जी अपना मुंह बना लेता है और कहता है, मैं मेहमान कब से बन गया, मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना, और फ्यूचर हस्बैंड भी। विंग जब ये सुनता है तो हल्के से मुस्कुरा देता है। वांग जी विंग से बातें कर ही रहा था तभी अचानक वांग जी की नज़र उस पेंटिंग पर पड़ती है। वांग जी को याद था कि वांग जी ने उस पेंटिंग को नीचे उतार कर उल्टा करके रख दिया था, लेकिन पेंटिंग वापस दीवार पर जैसी की तैसी थी। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग इस पेंटिंग को तुमने वापस अपनी जगह पर रखा है। विंग उस पेंटिंग की तरफ देखता है और नामे सर हिलाता है और कहता, नहीं तो मैं तो अभी जस्ट आया हूँ और तुम्हें जगा रहा था। वांग जी हैरान हो जाता है और वांग जी अपनी जगह से खड़ा होता है और उस पेंटिंग को घूर घूर कर देखने लगता है और कहता है, ये पेंटिंग बहुत अजीब है। रात को मुझे इस पेंटिंग को देखकर बहुत अजीब लग रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, एक्चुअली में मुझे भी अजीब महसूस हो रहा है। वांग जी कहता है, ये पेंटिंग कहाँ से आई है, उनको वापस कर देते हैं। विंग कहता है, मुझे पता है सीजे किस एग्जीबिशन से पेंटिंगें बाई करती है, हम उनको जाकर इस पेंटिंग को वापस लौटा देंगे। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद दोनों कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। विंग के बाद दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बनाते हैं और ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग ये पेंटिंग हमें वापस देकर आनी पड़ेगी। विंग भी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी और विंग उस पेंटिंग को लेकर एग्जीबिशन में चले जाते हैं जहाँ से उस पेंटिंग को खरीदा गया था। विंग और वांग जी जब उस पेंटिंग को लेकर आर्ट गैलरी में पहुंचते हैं और वहां के मैनेजर को बोलते हैं, ये पेंटिंग यहां से ली गई है, हम इसे वापस करना है। मैनेजर उस पेंटिंग को देखता है और कहता है, ये पेंटिंग हमारे यहाँ की नहीं है। विंग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी सीजे यहीं से पेंटिंग खरीदती है। जब विंग यानली का नाम लेता है तो मैनेजर को याद आता है, अक्सर यानली आकर उनके यहाँ से पेंटिंग खरीदा करती थी, इसलिए कहते हैं, हाँ वो तो हमारे यहाँ से ही पेंटिंग खरीदती है, लेकिन ये पेंटिंग हमारे यहाँ की नहीं लग रही है। एक काम करता हूँ, जो पेंटर पेंटिंग बनाता है उसको बुलाता हूँ, शायद वो इस पेंटिंग को देखकर पहचान ले ये पेंटिंग उन्होंने बनाई है कि नहीं। तो वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ जाके उनको बुला कर लेकर आइए। मैनेजर जल्दी से उस पेंटर को बुला कर लेकर आते हैं। वो पेंटर काफ़ी ओल्ड एज का था। जब पेंटर वहाँ आता है और मैनेजर की तरफ देखता है और कहता है, आपने मुझे क्यों बुलाया। मैनेजर पेंटर की तरफ देखता है और कहता है, ये पेंटिंग क्या हमारी आर्ट गैलरी की है। पेंटर जब उस पेंटिंग को देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, नहीं ये इस आर्ट गैलरी की नहीं है। वांग जी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये यहीं से खरीदी गई है। पेंटर जब ये सुनता है तो उस पेंटिंग को अपने हाथ में लेता है और ध्यान से देखने लगता है, और जैसे ही उस पेंटिंग के नीचे पेंटर का नाम देखता है तो हैरान हो जाता है और जल्दी से उस पेंटिंग को दूर फेंक देता है और कहता है, अपनी इस पेंटिंग को उठाओ और यहाँ से जाओ, ये सुसे की पेंटिंग है। वांग जी हैरानी से पेंटर की तरफ देखता है और कहता है, सुसे, ये सुसे कौन है। पेंटर कहता है कि वो मेरा एक शिष्य था, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए मैंने उसे पेंटिंग बनाना सिखाना बंद कर दिया था, लेकिन ये उसकी पेंटिंग है और ये पेंटिंग बहुत अजीब है, इस पेंटिंग को यहाँ से उठाओ और चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो पेंटर अंदर चला जाता है। मैनेजर वांग जी और विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वांग जी और विहिंग उस पेंटिंग को लेकर वापस अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वांग जी और विहिंग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वांग जी कहता, बड़ा अजीब बात है, तुम्हारी सीजे ने किसी और से पेंटिंग खरीदी थी, और ये सुसे कौन है, इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। विंग कहता है, हाँ मुझे भी अजीब लग रहा है, इस तरह से पेंटिंग कौन बनाता है, ये सिर्फ एक खोपड़ी की तस्वीर है, और लेकिन इस खोपड़ी में बहुत डरावनापन है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। एक काम करो, इस तस्वीर को तुम कहीं बाहर फेंक दो।
वांग जी कहता है ठीक है मैं देखता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी उस पेंटिंग को उठाता है और बाहर जाकर कचरे के डब्बे में फेंक देता है और वापस विंग के अपार्टमेंट में आ जाता है। विंग से कुछ देर बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक वांग जी का फ़ोन बजने लगता है। वांग जी अपना फ़ोन उठाता है और पिक करता है तो वांग जी की मॉम का फ़ोन था। वांग जी की मॉम वांग जी को घर बुला रही थी और कहती है तुम इतने दिनों बाद वापस आए हो लेकिन एक बार भी घर नहीं आए हो, एक बार घर में हमसे मिलकर जाओ। वांग जी कहता है ठीक है मॉम मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मुझे कुछ देर के लिए अपने घर जाना पड़ेगा, मॉम बुला रही है। विंग कहता है हाँ वांग जी तुम जाओ, मैं खुद को संभाल लूँगा। वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग किचन में कुछ काम कर रहा था तभी अचानक उसे यान्नी के रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। विंग जब ये आवाज़ सुनता है तो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है सीजे के रूम में इस तरह की आवाज़। ऐसा कहकर विंग धीरे धीरे यान्नी के रूम की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसके रूम में कुछ गिर रहा है। विंग जल्दी से यान्नी के रूम में जाता है तो देखता है कि यान्नी का पूरा रूम बिखरा पड़ा है। उसके रूम में आधे से ज़्यादा सामान बाहर पड़ा हुआ है, कबर्ड का कपड़े भी बाहर निकले पड़े हैं। विंग यह देखकर हैरान हो जाता है। तभी विंग की नज़र दीवार पर जाती है जहाँ पर वो पेंटिंग अब फिर से लटक चुकी थी। विंग जब यह देखता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है और विंग जल्दी से यान्नी के रूम से बाहर आ जाता है और घबरा कर अपने रूम में चला जाता है और एक कोने में जाकर छुप जाता है। लेकिन विंग को ऐसा लग रहा था कि उसके रूम में भी कोई आया है। विंग घबराते हुए अपनी आंखें ब्लैंकेट से बाहर निकालता है और इधर उधर देखने लगता है तो विंग को एक परछाई नज़र आती है। उस परछाई को देखने के बाद तो विंग डर से कांपने लगता है और अपने मन में कहता है वांग जी तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, ये परछाई ये मेरे रूम में कैसे आ गई। ऐसा कहकर विंग घबरा रहा था लेकिन तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि उसके अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला है। विंग जब ये सुनता है तो जल्दी से वहाँ अपने रूम से भागता है और भागकर सीधे लिविंग रूम में आ जाता है। तब तक वांग जी भी अपार्टमेंट के अंदर आ चुका था। विंग जब वांग जी को देखता है तो जल्दी से जाकर वांग जी को हक कर लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वांग जी विंग को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है विंग क्या हुआ, तुम क्यों रिएक्ट कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। विंग घबराते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी वो पेंटिंग तो तुम बाहर ले गए थे ना, वो पेंटिंग वापस से सीजे के रूम में है और सीजे का रूम पूरा बिखरा हुआ है। ऐसा कहकर विंग बहुत घबरा रहा था। वांग जी विंग को शांत करने की कोशिश करता है और जल्दी से जाकर एक गिलास पानी लाता है और विंग को पीने को देता है और कहता है विंग पहले पानी पियो, शांत हो जाओ, फिर देखते हैं। ऐसा कहकर वो पानी विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग जल्दी जल्दी पानी पीने लगता है। वांग जी कहता है आराम से पियो विंग, ये पानी तुम्हारे गले में अटक जाएगा। लेकिन विंग जल्दी से एक गिलास पानी खत्म कर देता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी वो पेंटिंग फिर से रूम में आ गई है। वांग जी विंग के साथ उस रूम में जाता है और देखता है कि सच में वो पेंटिंग फिर से दीवार पर लटकी हुई थी। वांग जी अब उस पेंटिंग को हैरानी से देख रहा था और रूम में बिखरे हुए सामान को देख रहा था। तभी वांग जी की नज़र कबर्ड से बिखरे हुए लेटरों पर जाती है। वांग जी लेटरों के पास जाता है और उन सारे लेटर्स को अपने हाथ में लेता है और देखने लगता है। विंग भी हैरानी से वांग जी के पास था और वांग जी के हाथ से उन लेटर्स को लेता है और कहता है ये तो लेटर्स हैं। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और देखता है कि वो लेटर्स खून से लिखे हुए हैं। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है ये तो खून से लिखे हुए हैं। विंग कहता है हाँ लेकिन ये लेटर्स किसके हैं। फिर उस लेटरों को पढ़ने लगते हैं तो पता चलता है कि यान्नी को किसी ने लव लेटर लिखा था, वो भी खून से। यह देखकर विंग और वांग जी दोनों हैरान हो जाते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सीजे किसी से प्यार करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सीजे अगर किसी से प्यार करती तो सीजे ज़रूर मुझे बताती। हम दोनों कोई भी सीक्रेट एक दूसरे से नहीं छुपाते हैं। वांग जी कहता है तो फिर ये लेटर्स कहाँ से आए। और ये लेटर्स फिर वांग जी उस लेटरों में नाम को पढ़ने लगता है। उसमें सुसी का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर तो वांग जी और विंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लेटर तो सुसे ने लिखा है। वांग जी जल्दी से सारे लेटर्स को कलेक्ट करता है और उस पेंटिंग को भी लेता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी उस अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है और एक खाली जगह पर जाकर उस पेंटिंग को देखता है और उस पेंटिंग में आग लगा देता है और एक एक करके उस पेंटिंग में उन सारे लेटर्स को फेंकने लगता है। वांग जी जब सारे लेटर्स को जला रहा था तो वांग जी के हाथ में एक लेटर आता है। वांग जी उस लेटर को देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें जो एड्रेस था वो वांग जी के घर का ही था। वांग जी हैरान हो जाता है और कहता है ये एड्रेस तो जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा कहकर वांग जी उस लेटर्स को थोड़ी देर देखता है और फिर से उसे आग में फेंक देता है और अपना फ़ोन लेता है और कॉल करता है। वांग जी ने अपने गगा लैन सिचन को कॉल किया था। लैन सिचन फ़ोन पिक कर लेते हैं और कहते हैं हेलो वांग जी। वांग जी कहते हैं गगा आपको पता है ना इस शहर में हमारा एक फार्म हाउस है। लैन सिचन कहते हैं हाँ वांग जी है, लेकिन बहुत सालों से हम लोग उस फार्म हाउस पे नहीं गए हैं। वांग जी कहता है वहाँ पर कोई रहता है क्या। लैन सिचन कहते हैं हाँ रहता है। वांग जी कहता है कौन रहता है वहाँ पर।
लेंसिचन कहते हैं कि सुसे रहता है। वांग जी जब सुसे का नाम लेंसिचन के मुंह से सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या आप इस सुसे को जानते हैं? लेंसिचन कहते हैं, हाँ जानता हूँ। वो हमारा दूर का कजन था और बहुत गरीब था। उसे रहने के लिए इस शहर में कोई जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए सुसे अंकल से मिलने आया और अंकल ने उसे हमारा फार्म हाउस रहने के लिए दिया था। वांग जी कहता है, गगा क्या आप सुसे से बात कर सकते हैं या सुसे से मिल सकते हैं और सुसे को क्या हमारे पास लेकर आ सकते हैं? हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। लेंसिचन ये सुन कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं सुसे जाकर आता हूँ। ऐसा कहकर लेंसिचन फ़ोन काट कर देते हैं। लेंसिचन जब फ़ोन कट कर देते हैं तो वांग जी वहाँ से चला जाता है जहाँ पर पेंटिंग जलाई थी। पेंटिंग अपना फिर से ठीक होने लगती है और उसके ऊपर जले हुए लव लेटर भी ठीक हो जाते हैं। सारे वैसे की वैसे ही थे। कुछ देर में पेंटिंग अपने आप वहाँ से गायब हो जाती है। उधर लेंसिचन जब वांग जी का फ़ोन कट कर देते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि लगभग 6 महीने से लेंसिचन खुद सुसे से नहीं मिले थे। लेंसिचन अपने मन में सोचते हैं कि मुझे जाकर फार्म हाउस पर देखना पड़ेगा। मैं सुसे से 6 महीने से नहीं मिला हूँ और वो भी हमसे मिलने नहीं आया है। लेंसिचन यही सब सोच रहे थे कि तभी अचानक लेंसिचन के पीछे की दीवार पर वो पेंटिंग अचानक से आ जाती है और उसकी आंखें चमकने लगती है। लेंसिचन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। लेंसिचन जल्दी से अपना फ़ोन लेते हैं और कहते हैं, मुझे अपने फार्म हाउस पर जाकर देखना पड़ेगा, सुसे वहाँ पर क्या कर रहा है। ऐसा कहकर लेंसिचन फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। लेंसिचन को अपने फार्म हाउस में पहुँचते हुए शाम हो जाती है। लेंसिचन जब फार्म हाउस पर पहुँचते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फार्म हाउस पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। लेंसिचन अपने मन में कहते हैं, अगर सुसे यहाँ रहता है तो फार्म हाउस में इतना अंधेरा क्यों है, उसने लाइटें क्यों नहीं ऑन की। ये सोचकर लेंसिचन फार्म हाउस के अंदर चले जाते हैं और अपने मोबाइल की लाइट ऑन करके इधर उधर देखने लगते हैं। फार्म हाउस के अंदर जाने के बाद सुसे को बुलाने लगते हैं और कहते हैं, सुसे तुम कहाँ पर हो, सुसे तुम क्या यहाँ पर हो। ऐसा कहकर लेंसिचन हर जगह सुसे को ढूंढ रहे थे, लेकिन सुसे उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था। लेंसिचन सोचते हैं कि वो शायद इस वक्त अपने बेडरूम में होगा, पढ़ाई करते करते सो गया होगा, इसलिए मैं उससे मिलने उसके रूम में जाता हूँ। ये सोचकर लेंसिचन सुसे के बेडरूम की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही लेंसिचन सुसे के बेडरूम को दरवाज़ा ओपन करते हैं तो जल्दी से अपने नाक में हाथ रख लेते हैं, क्योंकि उस बेडरूम में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। लेंसिचन बेडरूम के अंदर जाते हैं और लाइट ऑन करते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस पूरे बेडरूम में पेंटिंग ही पेंटिंग थी और बहुत अजीब अजीब तरह की पेंटिंग थी। लेंसिचन जब ये देखते हैं तो घबरा जाते हैं और सुसे को बुलाने लगते हैं, लेकिन सुसे उस रूम में नहीं था। लेंसिचन इधर उधर ढूंढ रहे थे, तभी अचानक लेंसिचन की नज़र एक पेंटिंग पर जाती है। उस पेंटिंग को देखकर लेंसिचन हैरान हो जाते हैं और जल्दी से उस पेंटिंग के पास पहुंचते हैं। वो पेंटिंग लेंसिचन की खुद की थी। लेंसिचन हैरानी से उस पेंटिंग को देख रहे थे। उस पेंटिंग से अचानक से ब्लड निकलने लगा था। उस पेंटिंग में अचानक से कई जगह कट लग रहा था और वहाँ से ब्लड निकल रहा था। लेंसिचन ये देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी लेंसिचन को महसूस होता है कि उनके खुद के ही बॉडी में उस तरह के ही कट लग रहे हैं। लेंसिचन अपने बॉडी को देखने लगते हैं। वो घबरा जाते हैं और जल्दी से उसकी रूम से बाहर निकल जाते हैं। लेंसिचन की बॉडी से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। लेंसिचन जल्दी से उस फार्म हाउस से बाहर आते हैं और अपनी कार में बैठ जाते हैं। अभी भी लेंसिचन की बॉडी पर कट लग रहे थे और वहाँ से ब्लड निकल रहा था। लेंसिचन को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लेंसिचन कार ड्राइव कर रहे थे और घबरा रहे थे। वो किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचना चाहते थे। लेंसिचन कार ड्राइव कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें महसूस होता है कि उनके अलावा इस कार में कोई और भी मौजूद है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी कार के पीछे वाली सीट पर वही पेंटिंग रखी हुई थी और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। लेंसिचन ये देखकर घबरा जाते हैं और कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से सामने से एक ट्रक आ जाती है और लेंसिचन की कार को हवा में उड़ा देती है। वांग जी और विहिंग दोनों ही निश्चिंत हो चुके थे, क्योंकि वांग जी ने आकर विहिंग को बता दिया था कि मैंने उस पेंटिंग को जला दिया है। विहिंग जब ये सुनता है तो थोड़ा सा सुकून महसूस करता है और वांग जी से कहता है, चलो अच्छा किया वांग जी तुमने। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है और वांग जी जैसे ही फ़ोन पिक करता है तो उसके हाथ से फ़ोन छूटकर गिर जाता है। विहिंग जब ये देखता है तो जल्दी से वांग जी के पास आता है और कहता है, वांग जी क्या हुआ है। वांग जी की आंखों में आंसू थे। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग मेरे गगा का अचानक से एक्सीडेंट हो गया है और उनकी डेथ हो गई है, मुझे घर जाना होगा। विहिंग जब ये सुनता है तो कहता है, मैं भी चलता हूँ। वांग जी कहता है, नहीं विहिंग तुम अभी यहीं रहो, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग अभी अपने अपार्टमेंट में अकेला ही था। वांग जी जल्दी से लैंड मैंशन में आता है और देखता है कि वहाँ पर उसके भाई की डेड बॉडी रखी थी। वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी की मॉम कार्मेन ली तो जोर जोर से रो रही थी। लैन किंग जुन भी वहीं पर थे और उनकी आंखों में भी आंसू थे। वहाँ पर लैन कुरन भी थे। वांग जी जब अपने अंकल को देखता है तो जल्दी से अंकल के पास जाता है और कहता है, अंकल ये सब कैसे हुआ। लैन कुरन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लेंसिचन के कार का ब्रेक फेल हो गया था,
जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। वांग जी हैरानी से लैन सिजन की डेड बॉडी को देख रहा था और कहता है ये कैसे हो सकता है अंकल? मैंने आज सुबह ही तो गगा से बात की थी, मैंने गगा से सुसे के बारे में पूछा था। लैन कुरन जब सुसे का नाम सुनते हैं तो हैरानी से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं सुसे? वांग जी लैन कुरन की तरफ देखता है और कहता है हाँ अंकल, सुसे तो हमारे फार्म हाउस पर रहता है ना? लैन कुरन कहते हैं हाँ रहता था, लेकिन अब नहीं रहता। वांग जी हैरानी से लैन कुरन की तरफ देखता है और कहता है अंकल क्या कह रहे हो? लैन कुरन कहता है हाँ, आज से कुछ महीने पहले सुसे जिस कॉलेज में पढ़ता था वहीं के प्रिंसिपल का मुझे कॉल आया था और उन्होंने सुसे की बहुत शिकायत की थी, जिस वजह से मैंने सुसे को अपने फार्म हाउस से बाहर निकाल दिया था। वांग जी कहता है इस वक्त सुसे कहाँ रहता है? लैन कुरन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके निकाल देने के बाद मैंने उससे कभी कांटेक्ट नहीं किया है। वांग जी कहता है मुझे इस सुसे को ढूंढना पड़ेगा। अंकल आपको नहीं पता, सुसे ने एक पेंटिंग बनाई है जिसकी वजह से बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। लैन कुरन कहते हैं अगर तुम्हें मेरी कोई मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद लैन सिजन का फ्यूनरल कर दिया जाता है। वांग जी इस वक्त अपनी फैमिली के साथ ही था। वांग जी अपने रूम में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बार बार लैन सिजन की याद आ रही थी। अब वांग जी समझ रहा था कि विंग को अपनी सीजे की इतनी याद क्यों आ रही थी। वांग जी को जब विंग की याद आती है तो वो सोचता है क्यों ना मैं विंग को कॉल कर लूँ। वांग जी विंग को कॉल करने ही जा रहा था, तभी अचानक विंग का कॉल खुद आ जाता है। वांग जी जल्दी से फ़ोन पिक करता है तो विंग चिल्ला रहा था और कहता है वांग जी वो पेंटिंग मेरे रूम में वापस आ गई है। वांग जी उसमें से एक परछाई बाहर है और इधर से उधर घूम रही है और अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी जल्दी से मेरे पास आओ। विंग को इस तरह से घबराता देखकर वांग जी कहता है विंग तुम वहाँ से निकलने की कोशिश करो, मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से लैंड मेंशन से बाहर निकल जाता है और अपनी कार लेकर सीधे विंग के अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। उधर वो परछाई धीरे धीरे विंग के करीब जाने लगती है। विंग उस परछाई को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर घबरा रहा था और अपने मन में सोच रहा था वांग जी जल्दी से आ जाओ। लेकिन जैसे ही वो परछाई विंग को छूने जाती है तभी अचानक उस परछाई को बहुत तेज की करंट लगता है और वो दूर जाकर गिरती है। वो परछाई इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, वो एक ब्लैक शैडो के रूप में थी और इधर से उधर मंडरा रही थी। विंग यह देखकर घबरा रहा था, लेकिन तभी अचानक से वांग जी उस रूम में आ जाता है। वांग जी को देखकर विंग खुश हो जाता है और जल्दी से भागकर वांग जी के पास पहुंच जाता है। वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और उसे उस अपार्टमेंट से बाहर लेकर आ जाता है और उस अपार्टमेंट को लॉक लगा देता है और विंग से कहता है चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से विंग को अपने कार में लाकर बैठाता है और कार को सीधे लैंड मेंशन की तरफ ले जाने लगता है। बीच रास्ते में कई बार वांग जी की कार चलते चलते रुक जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा था कि कहीं से एक पेड़ की टहनी आकर वांग जी की कार के सामने आकर गिर रही थी। विंग और वांग जी दोनों ये देखकर घबरा रहे थे, वो किसी तरह लैंड मेंशन में पहुंचना चाहते थे, इसलिए वांग जी जल्द से जल्द अपनी कार को लैंड मेंशन में ले जाता है। विंग और वांग जी जल्दी से लैंड मेंशन के अंदर आ जाते हैं। लैंड कुरन अभी तक सोए नहीं थे। इस तरह की अचानक से आवाज़ें सुनकर जल्दी से लैंड कुरन अपने रूम से बाहर आते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि वांग जी और विंग दोनों ही घबराए हुए थे। लैंड कुरन जल्दी से वांग जी और विंग के पास आते हैं और कहते क्या हुआ तुम दोनों इतनी रात को, और तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों? विंग घबराते हुए लैंड कुरन की तरफ देख रहा था। वांग जी लैंड कुरन की तरफ देखता है और कहता है अंकल मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। उसके बाद लैंड कुरन, विंग और वांग जी लाइब्रेरी रूम के अंदर जाते हैं और फिर उसके बाद वांग जी लैंड कुरन को सब कुछ बताने लगता है। लैंड कुरन जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है इस वक्त वो तस्वीर कहाँ पर है? विंग लैंड कुरन की तरफ देखता है और कहता है इस वक्त वो अब मेरे अपार्टमेंट में है। वांग जी कहता है कि अंकल जितनी बार भी हमने उस पेंटिंग से छुटकारा पाने की कोशिश की है उतनी बार ही वो पेंटिंग वापस आ जाती है, यहाँ तक कि मैंने एक बार उसे जलाने की भी कोशिश की है, लेकिन पूरी तरह जल जाने के बाद भी वो पेंटिंग दोबारा ठीक हो जाती है। लैंड कुरन कहते हैं वो पेंटिंग मामूली पेंटिंग नहीं है, उसमें बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से वो पेंटिंग अपने स्वरूप में वापस आ जाती है। कल सुबह मेरे साथ गुरुजी के पास जाना और वहाँ जाकर मैं गुरुजी से उपाय पूछूंगा, लेकिन तुम दोनों को भी मेरे साथ जाना होगा। वांग जी और विंग हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद लैंड कुरन वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी से कहते हैं वांग जी विंग को इस वक्त अपने रूम में ले जाओ, तुम दोनों का इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम दोनों को एक साथ रहना होगा। वांग जी और विंग दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर अपने रूम में चला जाता है, विंग को ले जाकर अपने बेड के पास लेटा देता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है जो काफ़ी उदास लग रहा था। वांग जी विंग के पास आकर बैठ जाता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है ना? वांग जी विंग की आंखों में देखता है और कहता है हाँ, आज मैं उसी दर्द से गुजर रहा हूँ जिस दर्द से कुछ दिन पहले तुम गुजरे थे। तुमने अपनी सीजे को खो दिया और मैंने अपनी को। विंग जब ये सुनता है तो जल्दी से वांग जी को हक करता है। वांग जी भी विंग को हक कर लेता है और उसके बाद दोनों ही सो जाते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग में विंग और वांग जी दोनों ही वांग जी के रूम से बाहर आते हैं तो कार्मली ये देखकर हैरान हो जाती है। कार्मली हैरानी से लैंड कुरन की तरफ देखती है और कहती है
बीइंग वांगजी के साथ क्या कर रहा है। लैन कुरैन कानवली की तरफ देखता है और कहता है कि कुछ नहीं हुआ है साहब जी, मैं बीइंग और वांगजी को लेकर अपने गुरुजी के पास जाना चाहता हूँ। कानवली जब यह सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है गुरुजी के पास, लेकिन क्यों। लैन कुरैन कहता है अभी आप लोगों को कुछ भी बताने का समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। इतने में वांगजी और बीइंग भी डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। उसके बाद सभी लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद लैन कुरैन वांगजी और बीइंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं इसी वक्त तुम दोनों को अपने गुरुजी के पास ले जाना चाहता हूँ। वांगजी और बीइंग दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद लैन कुरैन वांगजी और बीइंग को लेकर वो टेम्पल में लेके जाते हैं। वहाँ पर गुरुजी से मिलते हैं और सारी बातें बताते हैं। गुरुजी ध्यान में बैठ जाते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं और बताते हैं कि वो एक बहुत बुरी दुष्ट आत्मा है जो बहुत शक्तिशाली है। पेंटिंग में उसकी आत्मा बसी हुई है। गुरुजी वांगजी और बीइंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं इस वक्त वो पेंटिंग कहाँ पर है। बीइंग गुरुजी की तरफ देखता है, कहता है कि वो पेंटिंग इस वक्त मेरे घर पर है। हम जब भी उस पेंटिंग से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं वो पेंटिंग वापस उसी अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। गुरुजी फिर से ध्यान में बैठते हैं और कहते हैं जितनी जल्दी हो सके उस पेंटिंग को मेरे पास लेकर आओ। बीइंग और वांगजी जब ये सुनते हैं तो लैन कुरैन अंकल की तरफ देखते हैं। अंकल कुरैन कहते हैं मैं यहीं पर हूँ, तुम दोनों जाओ और उस पेंटिंग को लेकर आ जाओ। बीइंग और वांगजी वहाँ से चले जाते हैं। बीइंग और वांगजी के वहाँ से जाने के बाद लैन कुरैन अंकल गुरुजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं आप कुछ छुपा रहे हैं, बताइए ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। गुरुजी कहते हैं हाँ, अभी और भी जाने जानी है, इससे पहले कि और जाने जाए हमें इस सब को रोकना होगा। मुझे पता लगाना होगा कि ये आखिर दुष्ट आत्मा है किसकी। ऐसा कहकर गुरुजी वहीं पर ध्यान में बैठ जाते हैं। गुरुजी कुछ देर के लिए ध्यान में बैठ जाते हैं और लैन कुरैन अपना हाथ जोड़कर वहीं बैठे रहते हैं। गुरुजी अपने बीइंग के साथ अपने अपार्टमेंट पहुँचता है और पेंटिंग के पास जाता है। बीइंग जल्दी से उस पेंटिंग को पूरी तरह से कवर कर देता है और वांगजी को देता है और कहता है चलो इसे लेकर गुरुजी के पास चलते हैं। बीइंग और वांगजी उस पेंटिंग को लेकर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल ही रहे थे कि तेज तेज हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं और बीइंग और वांगजी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वांगजी कहता है बीइंग हमें जल्द से जल्द इस पेंटिंग को यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। उधर गुरुजी जो ध्यान में बैठे हुए थे उस पेंटिंग के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी गुरुजी को कुछ फ्लैशबैक दिखाई देते हैं। फ्लैशबैक में हम यानली को देखते हैं जो इस वक्त अपने कॉलेज जा रही थी। यानली अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी और अपनी क्लासरूम की तरफ जा रही थी। तभी एक पर्सन उसके सामने आ जाता है। उसके हाथों में फूलों का बुके था। उस बुके को देखकर यानली कहती है सुसे ये क्या बदतमीजी है। सुसे एक प्यारी सी स्माइल देता है और कहता है यानली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो, क्या कमी है मुझ में। यानली सुसे की तरफ देखकर मुँह बनाती है और कहती है मुझे तुम पसंद ही नहीं हो तो तुम्हारे प्यार को मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, और बाय द वे मैं किसी और को पसंद करती हूँ इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ऐसा कहकर यानली वहाँ से चली जाती है। यानली अपनी क्लासरूम में जाकर बैठती है। तभी मियान मियान उसके पास आकर बैठती है और कहती है यानली तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है। यानली मियान मियान की तरफ देखती है और कहती है आज फिर उस सुसे ने मुझे परेशान किया। मैं कई बार उसे रिजेक्ट कर चुकी हूँ लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है, हमेशा मुझे प्रपोज करता रहता है और वैसे भी मैं किसी और को पसंद करती हूँ इसलिए मैं सुसे को रिजेक्ट कर रही हूँ। मैंने सुसे को समझाया भी है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ लेकिन वो पागल सुनने को तैयार ही नहीं है। मियान मियान जब सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है यानली तुम किसी और को पसंद करती है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। यानली शर्मा जाती है और कहती है हाँ पसंद तो करती हूँ लेकिन अभी मैं उसको नहीं बताऊँगी कि मैं उसे पसंद करती हूँ। एक बार बीइंग वापस लौट आए, तुम्हें तो पता ही है ना बीइंग दूसरे सिटी में अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है और मैं पहले बीइंग की शादी करना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं शादी करूँगी। माँ बाबा ने मेरे ऊपर बीइंग की जिम्मेदारी छोड़ी है, पहले मैं बीइंग की जिम्मेदारी पूरी करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। मैन जब ये सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है तुम अपने छोटे भाई बीइंग से बहुत प्यार करती हो ना। यानी मुस्कुरा देती है और कहती है हाँ, माँ बाबा के जाने के बाद वही तो मेरी फैमिली है ना, मैं पहले बीइंग के बारे में सोचूंगी उसके बाद मैं अपने बारे में। मियान मियान मुस्कुरा देती है और कहती है लेकिन तुमने तो मुझे बताया ही नहीं तुम किसको पसंद करती हो। यानली कहती है जब वक्त आएगा तब बता दूंगी। मियान मियान कहते हैं नहीं, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तुम्हें मुझे अभी ही बताना पड़ेगा कि तुम किसे पसंद करती हो। सुसे दरवाजे पर खड़े होकर यानली और मियान मियान की बातें सुन रहा था और गुस्से में उस बुके को हाथों से मसल रहा था। यानली मियान मियान की बातें सुनकर मुस्कुरा देती है और शर्मा जाती है और कहती है तुम्हें याद है कुछ महीने पहले हमारे यहाँ एक सेमिनार हुआ था जिसमें कई बिजनेसमैन यहाँ पर आकर अपना लेक्चर दे रहे थे। मियान मियान हाँ में सर हिलाती है और कहती है हाँ याद है, तब मैंने उन्हें पहली बार देखा था और तुम्हें पता है वो मेरे मेट भी हैं। मियान मियान जब ये सुनती है तो कहती है सच में। यानली हाँ में सर हिलाती है और कहती है हाँ वो मेरे मेट हैं, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि वो भी मेरे मेट हैं क्योंकि मैंने उन्हें देखा है, उन्होंने मुझे नहीं देखा अभी तक। मियान मियान जब ये सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है अच्छा
तुमने अभी तक उससे जाकर प्रपोज नहीं किया कि तुम उसकी मेट हो। याली नाम में सर हिलाती है। मियानमैन कहती है क्या मैं उनका नाम जान सकती हूँ। याली हाँ में सर हिलाती है और कहती है वो चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन फैमिली से हैं। मियानमैन जब ये सुनती है तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आती है और कहती है बिजनेसमैन फैमिली, वो तो मेरी भी फैमिली है ना। मेरी फैमिली भी चाइना के बिजनेसमैन फैमिली से आती है। इसका मतलब तुम मेरे भाइयों में से किसी को पसंद करती हो। याली गुस्से से मियानमैन की तरफ देखती है और कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे एक भी भाई को पसंद नहीं करती हूँ। मियानमैन मुस्कुरा देती है और कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, मेरे दोनों भाई कमीने हैं, इसलिए मेरे दोनों भाई तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद मियानमैन कुछ सोच में पड़ती है, फिर यानली की तरफ देखती है और कहती है 1 मिनट रुको। इस शहर में 3 बिजनेसमैन फैमिली है जो चाइना की नंबर 1 कंपनियों में से एक आती है। पहले तो है लैन फैमिली, दूसरी है वैन फैमिली और तीसरी है मेरी जिन फैमिली। मेरी फैमिली में से तुम किसी को पसंद नहीं करती हो। वैन फैमिली के दोनों बेटे वो भी बेकारी हैं, तो उन्हें भी पसंद नहीं करती हो। हाँ, लैन फैमिली में 2 बेटे हैं, एक है लैन सिचन और एक है लैन वांगजी। लैन वांगजी हो नहीं सकता क्योंकि लैन वांगजी इस वक्त अपनी पढ़ाई के सिलसिले में अदर सिटी में है। तुमने कहा कि वो लेक्चर देने के लिए आया था, इसका मतलब वो लैन सिचन है। जैसे ही लैन सिचन का नाम सुनती है याली शर्मा जाती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। मियानमैन कहती है लैन सिचन तुम्हारे मेट है। याली हाँ में सर हिलाती है। उधर सुसे भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। सुसे जब लैन सिचन का नाम सुनता है तो उस गुलदस्ते को सीधे ज़मीन पर फेंकता है और अपने पैरों से कुचलने लगता है और गुस्से में अपना पैर पटक कर वहाँ से चला जाता है। मियानमैन याली की तरफ देखती है और कहती है तुम उनको कब बताओगी कि तुम उनकी मेट हो। याली कहती है अभी वक्त नहीं आया है, जब वक्त आएगा मैं खुद जाकर उनको प्रपोज कर दूंगी। मियानमैन कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और मैं जरा देखूँ तो तुम एक ओमेगा होकर कैसे अपने अल्फा को प्रपोज करती हो। याली उसे कोनी मारती है और कहती है बड़ी आई मेरे साथ जाने वाली। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। आज सुसे फिर से याली के सामने आता है। याली सुसे को देखकर अपना मुंह बनाती है और कहती है सुसे तुम फिर से मेरे सामने आ गए। सुसे कहता है याली प्लीज़ इस तरह से मुझे रिजेक्ट मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे रिजेक्ट करती हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, इस तरह से मेरे साथ मत करो, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। देखो मैंने तुम्हारे लिए लव लेटर भी लिखा है, वो भी अपने खून से। ऐसा कहकर सुसे एक लेटर याली के हाथ में देता है। उस लेटर को देखती है तो वो गुस्से से सुसे की तरफ देखती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो, तुम अपना लेटर अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, और मेरे लिए इस तरह से अपना खून बहाना बंद करो। ऐसा कहकर याली वहाँ से जाने लगती है। सुसे जल्दी से याली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है याली मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ। याली गुस्से में एक थप्पड़ सुसे को मार देती है और वहाँ से चली जाती है। पूरे कॉलेज के स्टूडेंट सुसे का मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं कितनी बार ये रिजेक्ट होगा भाई, तू जितनी बार भी उसे प्रपोज करता है वो तुझे रिजेक्ट ही करती है, क्यों अपनी बेइज्जती करवाता है। सुसे गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लेता है और अपने मन में कहता है एक दिन में अपनी सारी बेइज्जती का बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। याली तुम हर बार मेरी बेइज्जती करती हो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ लेकिन तुम मेरे प्यार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, हमेशा रिजेक्ट ही करती हो। एक ना एक दिन मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। ऐसा कहकर गुस्से में सुसे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन भी सुसे सेम ही करता है, अपने खून से लिखे हुए लेटर को याली को पकड़ाता है। याली फिर से सुसे को एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। सुसे रोज याली से मिलने आता था और एक लेटर उसके हाथ में देता था और याली रोज एक थप्पड़ सुसे को मारकर चली जाती थी, जिस वजह से सुसे का मजाक पूरे कॉलेज में बन गया था। यहाँ तक कि याली ने जाकर प्रिंसिपल से भी सुसे की शिकायत कर दी थी कि वो उसे परेशान करता है, जिस वजह से प्रिंसिपल ने कुछ दिनों के लिए सुसे को रेस्टिकेट कर दिया था। एक दिन याली मियानमैन के साथ अपने क्लासरूम में आती है और अपनी सीट पर जाकर बैठती है। तभी उसे अपनी सीट पर एक लव लेटर मिलता है। याली का मुंह बन जाता है और कहता है देखो सुसे ने फिर से मुझे लव लेटर दिया है। मियानमैन कहती है ये लड़का सच में पागल हो गया है, उसको तुमने रेस्टिकेट भी करवा दिया लेकिन वो तुम्हें परेशान करना नहीं छोड़ रहा है। याली उस लव लेटर को फेंकने ही वाली थी लेकिन उसे कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि ये लेटर सुसे का नहीं था। उस लेटर में एक खुशबू सी आ रही थी। याली उस लेटर को खोलकर देखती है तो वो लव लेटर लैन सिचन का था। याली जब उस लेटर को पढ़ती है तो हैरान हो जाती है। डियर याली, मेरा नाम लैन सिचन है। उस दिन जब मैं लेक्चर के लिए तुम्हारे कॉलेज में आया था और मैंने तुम्हें देखा तभी मुझे पता चल गया तुम मेरी मेट हो, लेकिन तुम्हें ढूंढने में मुझे इतने दिन लग गए। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अकेले में, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी। याली जब ये सुनती है तो मुस्कुरा देती है। उस लेटर में और आगे लिखा था कि तुम्हारे कॉलेज के पास एक नई बिल्डिंग बन रही है, क्या तुम मुझसे मिलने वहाँ आ सकती हो। मियानमैन जल्दी से याली के हाथ से उस लेटर को छीन लेती है और पढ़ने लगती है। मियानमैन जब पढ़ती है तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है याली तुम्हें जाना चाहिए, वो तुम्हारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। याली कहती है मुझे डर लग रहा है। मियानमैन कहती है अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँ। याली अपना मुंह बना लेती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने अल्फा से अकेले में मिलूंगी, तुम्हें क्यों लेकर जाऊँ कबाब में हड्डी बनाने के लिए। ऐसा कहकर याली मुस्कुरा देती है। मियानमैन कहती है जाओ, तुम्हारा अल्फा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। याली हाँ में सर हिलाती है और वहाँ से निकल जाती है।
जल्दी से उस नई बिल्डिंग पर आती है। वहाँ पर कोई भी नहीं था। यानी धीरे धीरे बिल्डिंग की ऊपर की मंजिल तक पहुँच जाती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। वो लैन सिजन को आवाज़ लगाने लगती है। यानी थोड़ी देर तक लैन सिजन का वहीं पर इंतजार करने लगती है, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बावजूद भी जब लैन सिजन वहाँ नहीं आते तो यानी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सुसे आ जाता है। सुसे को देखकर यानी हैरान हो जाती है और कहती है, सुसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुसे यानी की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ लैन सिजन का इंतजार कर रही हो ना, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि तुम उसकी मेट हो। लेकिन मुझे पता है कि तुम लैन सिजन की मेट हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझे रिजेक्ट करती हो। लेकिन आज मैं उन सब बेइज्जती का बदला लूँगा जो तुमने सबके सामने मेरा किया है। आज मैं तुम्हें अपना बनाकर ही मानूंगा। ऐसा कहकर वो सुसे यान्नी की तरफ बढ़ने लगता है। यान्नी सुसे को देखकर घबरा रही थी और अपना पैर पीछे पीछे करने लगी थी। सुसे जल्दी से यान्नी के पास आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। यान्नी उसको मारने लगती है, लेकिन सुसे एक अल्फ़ा था और यान्नी एक ओमेगा। उसकी यान्नी उससे बच नहीं पा रही थी। यान्नी इधर से उधर भाग रही थी। सुसे भी उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते यान्नी बिल्कुल टेरेस की आखिरी छोर पर पहुंच जाती है। सुसे यान्नी को देखकर एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, अब कहाँ बच कर जाओगी? अब तो यहाँ से अगर तुम कूदी तो तुम सीधे मर जाओगी। ऐसा कहकर सुसे यान्नी की तरफ बढ़ने लगता है। सुसे जब यान्नी के करीब पहुँचता है तो उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन यान्नी वहाँ से भाग जाती है और सुसे उसे छू नहीं पाता। लेकिन तभी सुसे का अचानक से पैर फिसलता है और वो बिल्डिंग से सीधे नीचे गिर जाता है। यान्नी घबराते हुए टेरेस के उसी छोर पर आती है और सुसे की लाश को बिल्डिंग के नीचे गिरा हुआ देखती है, जिससे यान्नी की चीख निकल जाती है। लेकिन आसपास कोई नहीं था, जिस वजह से यान्नी और भी ज़्यादा घबरा जाती है। वो घबराते हुए नीचे आती है और सुसे की लाश के पास बैठ जाती है और उसे देखने लगती है। यान्नी वहीं पर बैठे हुए रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी अचानक से यान्नी का फ़ोन रिंग करता है। यान्नी फ़ोन उठाती है और कहती है, हेलो। पीछे से आवाज़ आती है, हेलो सीजे, कैसी हो? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। यान्नी घबराते हुए बोलती, हाँ आसियन बोलो। विंग जब यान्नी की ऐसी आवाज़ सुनता है तो कहता है, सीजे क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? यान्नी खुद को संभालते हुए कहती है, कुछ नहीं आसियन, वो जल्दी जल्दी मैं घर आई हूँ ना, इस वजह से हाँफ रही हूँ। तुम बताओ क्या हुआ है? विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, सीजे आपको मुझे कुछ बताना है। आपको पता है आज मुझे एक अल्फ़ा ने प्रपोज किया है और वो मेरा मेट भी है। यान्नी जब ये सुनती है तो खुश होने का नाटक करती है और कहती है, सच में आसियन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। विंग बोलता है, हाँ सीजे, और मैं बहुत जल्द आपको उससे मिलाने वाला हूँ। उसका नाम लैन वांग जी है। यान्नी जब ये नाम सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, लैन वांग जी, लैंस का सेकंड हायर? विंग हाँ में सर हिलाता है और कहती है, आप उसे जानती हैं? यान्नी मना कर देती है और कहती है, नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, बस नाम सुना है। विंग कहता है, हाँ मैं बहुत जल्द वांग जी को आपसे मिलाने लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर विंग मुस्कुराने लगता है। यान्नी कहती है, आसियन, मैं अभी घर लौटी हूँ ना, मैं तुमसे बाद में बात करूं। ऐसा कहकर यान्नी जल्दी से फ़ोन कट कर देती है और सुसे की लाश को देखने लगती है। यान्नी सोचती है, अगर मैंने उसकी लाश को ऐसे रख दिया तो लोगों को मुझ पर ही शक होगा, क्योंकि कितनी बार मैंने सुसे को रिजेक्ट कर दिया है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ये सोचकर यान्नी वहाँ इधर उधर देखने लगती है। तब उसे महसूस होता है ये नई बिल्डिंग जहाँ बन रही है वहाँ आसपास जंगल जैसा एरिया है। यान्नी जल्दी से सुसे की लाश को वहाँ से ले जाती है और जंगल एरिया में जाकर एक गड्ढा खोदकर सुसे की लाश को वहीं दफना देती है और साथ में वो सुसे के खून के निशानों को भी वहाँ से मिटा देती है, ताकि किसी को कुछ भी नहीं पता चले कि यहाँ पर किसी की मौत हुई है। यान्नी घबराते हुए अपने घर आ जाती है और शावर के नीचे बैठकर बहुत रोती है और याद करती है किस तरह सुसे की मौत हुई है। लेकिन यान्नी किसी को बताना नहीं चाहती थी कि सुसे की मौत हो चुकी है। यहीं पर फ्लैशबैक एंड हो जाता है। गुरुजी जल्दी से अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, उसकी लाश कॉलेज की नई बिल्डिंग के पीछे वाले जंगल में दबी हुई है, उसे वहाँ से लेकर आना होगा। जब तक उसकी लाश का हम सही रिचुअल से दाह संस्कार नहीं करेंगे तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसकी लाश को लेकर आना होगा। लैन कुरन जब ये सुनते हैं तो जल्दी से अपना फ़ोन निकालते हैं और अपने कुछ आदमियों को कहते हैं कि सुसे की लाश को लाने को कहते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं, ऐसा करने से नहीं होगा। वहाँ पर जितने भी लोग जाएंगे सुसे की आत्मा उन सबको मार देगी, हमें ही चलना होगा। लैन कुरन कहते हैं, ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलूँगा। ऐसा कहकर गुरुजी और अपने कुछ शिष्यों और लैन कुरन के साथ कॉलेज की नई वाली बिल्डिंग के पीछे पुराने जंगल में पहुंच जाते हैं। गुरुजी ध्यान लगाकर पता लगाते हैं कि सुसे की लाश कहाँ दफन है। गुरुजी अपने शिष्यों को इशारा करते हैं, शिष्य इशारा समझ जाते हैं और वहीं पर गड्ढा खोदने लगते हैं। कुछ ही देर में शिष्य सुसे की लाश को बाहर निकाल देते हैं। गुरुजी आसपास हैरानी से देखते हैं। लैन कुरन गुरुजी के पास आते हैं और कहते हैं, गुरुजी आप क्या देख रहे हैं? गुरुजी लैन कुरन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अजीब बात है, यहाँ कोई हलचल क्यों है? हम लोग उसकी लाश को निकले हैं, इसका मतलब उसका अंतिम संस्कार करेंगे। उसे तो पता चल गया होगा ना, लेकिन इसने कोई हलचल नहीं की।
ज़रूर कोई ऐसा राज है जो हमसे छिपा हुआ है। मुझे पता लगाना होगा। अगर हमने वो क्रिया नहीं की तो उसकी आत्मा कभी भी ये दुनिया छोड़कर नहीं जाएगी। गुरुजी की बातें सुनकर लैनकुरन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी अंकल की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी को कॉल लगाओ। उधर वांगजी विहिंग को लेकर कार में बैठा ही था। वांगजी का अचानक से फ़ोन रिंग करता है। वांगजी कार स्टार्ट कर रहा था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि इसका फ़ोन रिंग कर रहा है। वांगजी विहिंग की तरफ बिना देखे ही कहता है, विहिंग हमें जल्द से जल्द गुरुजी के पास पहुंचना होगा। ऐसा कहकर जैसे ही वांगजी विहिंग की तरफ देखता है तो विहिंग वहाँ नहीं था और ना ही वो पेंटिंग थी। वांगजी हैरान हो जाता है और जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलता है और विहिंग को आसपास ढूंढने लगता है, लेकिन विहिंग कहीं भी नहीं था। वांगजी जल्दी से फिर से अपार्टमेंट में जाता है और जैसे ही वांगजी अपार्टमेंट के अंदर जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि विंग ने उस पेंटिंग को दोबारा से दीवार पर टांग दिया था और उसे घूर घूर कर देख रहा था। वांगजी विंग के पास जाता है और कहता है, विंग तुमने इस पेंटिंग को फिर वापस उसी जगह पर क्यों रख दिया है? विंग कुछ नहीं बोला था। वांगजी विंग को टच करने जाता है, लेकिन तभी वांगजी को एक जोर का झटका लगता है। वांगजी घबराकर विंग की तरफ देखता है। विंग की आंखें पूरी तरह से लाल थी और विंग बहुत डेविल स्माइल कर रहा था, एक भयानक क्रीपी सा स्माइल। यह देखकर वांगजी घबरा जाता है और कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है? तभी विंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे मुझसे दूर कर दोगे? मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। यानली इससे बहुत प्यार करती है ना। यानली जिसे जिसे प्यार करती है मैं उसको उससे छीन लूँगा। मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यानली जिसे जिसे प्यार करती है सबको मार डालूंगा, जैसे मैंने तुम्हारे भाई लैन सिचन को मार दिया, क्योंकि वो मेरे यानली का मेट था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। ऐसा कहकर विंग डेविल स्माइल करता है और जोर जोर के हंसने लगता है। वांगजी जब ये सुनता है तो घबरा जाता है और जल्दी से उस अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है। तभी वांगजी का फ़ोन फिर से रिंग करता है। वांगजी जल्दी से फ़ोन पिक करता है और कहता है, हेलो अंकल। अंकल वांगजी को घबराते हुए देखते हैं तो पूछते हैं कि वांगजी क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? वांगजी फिर अंकल को सारी बात बता देता है। गुरुजी जब ये सुनते हैं तो कहते हैं कि वांगजी किसी तरह उस पेंटिंग को तुम्हें हमारे पास लेकर आना होगा। वांगजी कहता है, लेकिन मैं उस पेंटिंग को कैसे लेकर आऊँगा? विंग वहीं बैठा है और विंग मुझे लाने नहीं देगा और मुझे ऐसा लगता है कि विंग के अंदर उसी पेंटिंग की आत्मा है। गुरुजी जब ये सुनते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ मंत्र बुलबुलाते हैं। उसके बाद वांगजी से कहते हैं, वांगजी अब तुम जाओ, विंग उस पेंटिंग को नहीं रोकेगा, तुम उस पेंटिंग को चुपके से उस अपार्टमेंट से बाहर लेकर आओ। लैनकुरन हैरानी से गुरुजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि लेकिन गुरुजी वहाँ तो सुसे की आत्मा है, वांगजी को हार्म कर देगी। गुरुजी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, नहीं, वांगजी को कुछ भी नहीं होगा। अगर वो वांगजी को हार्म भी करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ सुसे की आत्मा नहीं, एक और पवित्र आत्मा भी है वहाँ पर जो वांगजी की रक्षा करेगी। सुसे विहिंग को बहुत पहले ही मार चुका होता, लेकिन उस पवित्र आत्मा की वजह से विहिंग को वो कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा था। लैनकुरन हैरानी से गुरुजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, किसकी आत्मा है वहाँ पर? गुरुजी लैनकुरन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यानली की। यानली अपने भाई की रक्षा कर रही है और वो वांगजी की भी रक्षा करेगी। वांगजी फिर से घबराते हुए उस रूम में जाता है और विंग को देखता है। विंग अभी भी उस पेंटिंग को घूर घूर कर देख रहा था और जोर जोर के हंस रहा था और एक क्रीपी सा स्माइल दे रहा था। वांगजी जब विंग की ऐसी हालत देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे रोने को मन कर रहा था, लेकिन वो अपने आंसुओं को छुपा लेता है। वांगजी विंग को ध्यान से देख रहा था। वांगजी देखता है कि विंग अब दूसरी तरफ देख रहा है और किसी से बात कर रहा है। वांगजी को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उधर हम देखते हैं कि यानली की आत्मा सुसे के सामने आ चुकी थी। यानली सुसे को गुस्से से देखती है और कहती है, सुसे मेरे भाई को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया है, तुम उसे सजा क्यों दे रहे हो? उसके शरीर को छोड़ दो। सुसे जब यानली की बातें सुनता है तो जोर जोर के हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इसे इतने आसानी से छोड़ दूंगा? मैं तो इसे तरपा तरपा के मारूंगा। तुमने मुझे बहुत तरपाया था ना, मैं इसको भी बहुत तरपाऊंगा। बहुत प्यार करती हो ना अपने इस भाई से, मैं इसको कभी भी खुश नहीं रहने दूंगा। हमेशा इसे तरपाता रहूंगा, टॉर्चर करता रहूंगा। यानली कहती है, सुसे तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें अब उसके शरीर को छोड़ देना चाहिए, मेरा भाई बहुत तकलीफ में है। उधर वांगजी जब ये देखता है कि विहिंग किसी से बात कर रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा, वांगजी जल्दी से उस पेंटिंग के पास पहुंचता है और उस पेंटिंग को लेकर जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है। उधर सुसे यानली से बातें कर रहा था, यानली उसका ध्यान भटका रही थी। उधर वांगजी जब पेंटिंग लेकर अपार्टमेंट से बाहर आता है तो अंकल का फ़ोन दोबारा आता है। गुरुजी वांगजी से बातें करते हैं और कहते हैं कि वांगजी तुम्हें इस पेंटिंग के साथ कुछ और चीज़ें भी लानी हैं। अगर वो चीज़ें हमें मिल जाए तो हम सुसे की आत्मा को दूसरी दुनिया में भेज पाएंगे। वांगजी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ गुरुजी मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? गुरुजी कहते हैं, सुसे जिस फार्म हाउस में रहता था वहाँ पर उसने कुछ ऐसा चीज़ रखा है जो तुम्हें ढूंढ कर डालना पड़ेगा। उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि हो सकता है उसका ब्लड हो या उसके
कुछ ऐसी चीज़ जो उपयोग की गई हो, कुछ चीज़ें नहीं पड़ी, तुम्हें मेरे पास आना होगा। बांग हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ गुरुजी, मैं अभी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर बांग जी उस पेंटिंग को लेता है और अपने फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ता है। उधर गुरुजी अभी भी जंगल में थे। गुरुजी शीशों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हमें इसकी लाश भी उस फार्म हाउस पर लेकर जानी पड़ेगी। लैंकुरन जब सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसकी लाश को वहाँ क्यों ले जाना है गुरुजी? गुरुजी कहते हैं कि वहाँ से बांग जी नहीं आ पाएगा, उसका रास्ता रोकने के लिए सूसे हमेशा खड़ा रहेगा। बांग जी को नुकसान पहुँच सकता है। इससे पहले कि उस आत्मा को पता चले कि उसकी पेंटिंग चोरी हो गई है या बांग जी ने धोखे से उस पेंटिंग को ले लिया है, तो हमें उससे पहले ही उस फार्म हाउस पर पहुँच जाना पड़ेगा। लैंकुरन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है, मैं जाने का इंतजाम करता हूँ। उसके बाद सभी लोग सुसे की लाश को लेकर फार्म हाउस की तरफ निकल जाते हैं। उधर बांग जी भी फार्म हाउस की तरफ ही जा रहा था। सुसे यानली से बातें कर रहा था, तभी अचानक सुसे का ध्यान अपनी पेंटिंग की तरफ जाता है। सुसे हैरानी से यानली की तरफ देखता है और कहता है कि धोखा धोखा, तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा देकर मेरी पेंटिंग यहाँ से गायब करवाई है ना। तुम्हें क्या लगता है वो लानवांग जी सब कुछ ठीक कर देगा? कुछ भी ठीक नहीं कर पाएगा। सबसे पहले तो मैं अब उसे मारूंगा, फिर उसके बाद तुम्हारे भाई को। यानली जब सुसे की यह बात सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? जिस तरह मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ ना, उस तरह उस लैंड वांगजी से कोई और भी प्यार करता है। वो भी अपने भाई को कुछ भी नहीं होने देगा। तुम उसको नुकसान पहुँचा के तो देखो, वो तुम्हारा सामना करने के लिए वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ऐसा कहकर यानली तुरंत गायब हो जाती है। सुसे अपने हाथ पैर मारने लगता है, वो रूम की सारी चीज़ें तोड़ने लगता है और कहता मैं है किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। ऐसा कहकर सुसे उस अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है और तेजी से भागने लगता है। बांग जी अपनी कार चलाते हुए तेजी से फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। बांग जी घबरा रहा था और सोच रहा था जाने क्या होगा, मुझे किसी भी हाल में वो सारा सामान गुरुजी तक पहुंचाना है। ये सोचकर बांग जी फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नज़र अचानक से रास्ते पर जाती है और वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी कार के साथ बिहिंग भी दौड़ रहा था। बिहिंग भी बहुत स्पीड से चल रहा था। वांग जी यह देखकर घबरा जाता है। बिहिंग वांग जी की तरफ दिखता है और एक क्रिफी सा स्माइल देता है और हंसने लगता है और कहता है लैन वांग जी, वो पेंटिंग मुझे वापस करो। वो पेंटिंग मेरी बनाई हुई है। तुम मेरी पेंटिंग को कहीं भी नहीं ले जा सकते। उस पेंटिंग को उसी अपार्टमेंट में रहना हो। वांग जी घबरा रहा था और कार की स्पीड तेज कर दे रहे हैं, लेकिन वांग जी जितनी ही स्पीड में कार चला रहा था, विंग भी उतनी ही स्पीड में उस कार के पीछे भाग रहा था। उधर गुरुजी फार्म हाउस की तरफ आ रहे थे। तभी गुरुजी को एहसास होता है कि वांग जी के पीछे वो आत्मा लग चुकी है। गुरुजी कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगते हैं। तभी एक अदृश्य सी रस्सी आकर भींग से लिपट जाती है और भींग की स्पीड कम हो जाती है। वांग जी जब ये देखता है कि भींग उसके पीछे नहीं आ रहा है तो वो जल्दी से फार्म हाउस की तरफ चला जाता है और फार्म हाउस में पहुंच जाता है। वो जल्दी से उसी रूम में जाता है जहाँ पर सारी पेंटिंगें रखी थी। वांग जी उस पेंटिंग को एक साइड रखता है और सारी पेंटिंगों को इकट्ठा करने लगता है। तब तक भींग अपनी पूरी पावर से उस रस्सी को तोड़ देता है और उसी जगह पहुँच जाता है। भींग जब ये देखता है कि वांग जी सारी पेंटिंगें एक जगह इकट्ठा कर रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वहाँ पर बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगती है। वांग जी अपने आसपास देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि भींग वहाँ पहुँच चुका था। वांग जी घबरा रहा था लेकिन सारे पेंटिंगों को एक जगह करता है। भींग के अंदर सुसे की जो आत्मा थी वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। वो वांग जी पर हमला करता है और वांग जी की गर्दन को जोर से पकड़ लेता है और दबाने लगता है। वांग जी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पावर के आगे वांग जी हार रहा था। वांग जी अपनी पूरी ताकत लगाता है सुसे की हाथ को अपनी गर्दन से हटाने के लिए, लेकिन सुसे उसकी गर्दन को नहीं छोड़ रहा था। वांग जी जोर जोर से सांसें लेने लगता है। तभी अचानक से देखता है सुसे की पकड़ ढीली हो गई है। वांग जी इधर उधर देखने लगता है, सुसे भी इधर उधर देखने लगता है। तभी अचानक से एक अदृश्य शक्ति उनके सामने आ जाती है। वांग जी जब उस शक्ति को देखता है तो हैरान हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, क्योंकि वांग जी के सामने लैन सिचन था। लैन सिचन को देखकर वांग जी की आंखों में आंसू बह रहे थे। लैन सिचन वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और उसके बाद सुसे की तरफ देखते हैं और उस पर हमला ही करने जा रहे थे, लेकिन तभी वांग जी रोक देता है और कहता है नहीं काका, आप उसे नहीं मार सकते। वो इस वक्त विहिंग की बॉडी में है। अगर आपने इस वक्त उस पर हमला किया तो विहिंग को चोट लगेगी और मैं विहिंग को चोट लगता हुआ नहीं देख सकता। मैं उसे किसी भी तरह के दर्द में नहीं देख सकता हूँ। लैन सिचन कहते हैं वांग जी, विहिंग को कुछ नहीं होगा। जब तक मैं और यालनी हैं तब तक उसे कुछ नहीं होने देंगे। तुम इस बात की चिंता मत करो। ऐसा कहकर लैन सिचन फिर से हमला करने लगते हैं, लेकिन सुसे लैन सिचन के हमले को रोक लेता है और डेविल स्माइल करते हुए जोर जोर के हंसने लगता है और कहता है तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम लोग मेरे पावर के आगे कुछ भी नहीं हो।
तुम बस एक आत्मा हो, लेकिन मैं दुष्ट आत्मा हूँ। मेरे पास शैतान की शक्ति है और तुम शैतान की शक्ति से नहीं जीत सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर यानली की भी आत्मा आ जाती है। यानली की आत्मा सुसे की तरफ गुस्से से देख रही थी और कहती है, हाँ तुमने ठीक कहा, हम जीत नहीं सकते, लेकिन तुमको हम रोक तो सकते हैं। ऐसा कहकर यानली सीचेन की तरफ देखती है। सीचेन यानली की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराता है और दोनों मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही सुसे पर हमला करते हैं, सुसे विहिंग की बॉडी से अलग हो जाता है। सुसे की आत्मा विहिंग की बॉडी से अब बाहर आ चुकी थी। सुसे जब यह देखता है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और तुम कहता दोनों है, को क्या लगता है तुम दोनों मुझे रोक पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों मुझसे जीत नहीं सकते हो। सीचेन कहते हैं, हाँ हमें पता है, हम दोनों तुमसे जीत नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हें रोक जरूर सकते हैं, कुछ देर के लिए ही। बस अंकल और गुरुजी जब तक यहाँ नहीं आ जाते तब तक हमें तुम्हें रोकना है। उसके बाद तो गुरुजी आकर तुम्हारा काम तमाम कर ही देंगे। ऐसा कहते हैं, कुछ भी नहीं होगा। जब तक गुरुजी यहाँ पहुँचेंगे तब तक मैं इन दोनों को मार दूंगा। तुम दोनों अपने भाइयों से बहुत प्यार करते हो ना? मैं तुम दोनों की आंखों के सामने ही इन दोनों को मार देता हूँ। ऐसा कहकर सुसे वांगजी पर हमला करने लगता है, लेकिन यानली और सीचेन उस हमले को रोक देते हैं। सीचेन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी कबट के नीचे एक बॉल है और उसमें सुसे का ब्लड है, उस ब्लड को भी वहाँ से निकालो। उसकी आत्मा उस ब्लड की वजह से सब जगह तबाही मचा रही है। वांगजी जैसे ही ये सुनता है, उस ब्लड को जल्दी से बाहर निकालता है। वांगजी अब यानली को भी देख पा रहा था। यानली वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, वांगजी इन सब पेंटिंग को और इस ब्लड को बाहर लेकर चले जाओ। जब सुसे ये सुनता है तब कहता है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। वांगजी जल्दी से सारी पेंटिंग और उस ब्लड को लेकर बाहर गार्डन में पहुंच जाता है। तब तक गुरुजी और लैन कुरेन भी वहां पहुंच चुके थे। गुरुजी वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम सारा सामान इस गार्डन में रखो। और शिष्यों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, उसकी लाश को भी इस पेंटिंग के साथ रखो। तब तक सुसे की भी आत्मा बाहर आ जाती है और उन पर हमला करती है, लेकिन गुरुजी एक गोल सुरक्षा घेरा बनाते हैं जिससे सुसे उन पर हमला नहीं कर पाता। गुरुजी उन सब सामानों को देखता है और सुसे की लाश को देखता है और फिर वहाँ पर आसन लगाकर मेडिटेशन में बैठ जाते हैं और मंत्र बुदबुदाने लगते हैं। उनके शिष्य भी वही काम करते हैं। गुरुजी अपनी आंखें खोलते हैं और उस पर आग लगा देते हैं। सुसे उधर तड़प रहा था। जैसे जैसे उन सभी चीज़ों में आग लग रही थी, सुसे भी बहुत जोर जोर के चिल्ला रहा था। उसे भी जलन महसूस हो रही थी। नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तब तक विहिंग को भी होश आ चुका था। विहिंग भी बाहर आ जाता है और देखता है वहाँ पर सुसे की आत्मा जल रही थी और उसे यानली की भी आत्मा दिखती है। विहिंग यानली को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से यानली के पास आता है और कहता है, सीजे। यानली भी विहिंग की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है और कहती है, आसियन। तब तक सुसे की भी आत्मा पूरी तरह से जल चुकी थी और वहाँ से गायब हो जाती है। विहिंग जल्दी से यानली के पास पहुँचता है और उसे हक करने की कोशिश करता है, लेकिन यानली हवा में गायब सी हो जाती है। विहिंग हैरानी से यानली की तरफ देखता है और कहता है, सीजे ये क्या है? यानली मुस्कुरा देती है और कहती है, आसियन तुम गले से नहीं लगा सकते। अब मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा एक हवा की तरह होती है, उसको छुआ नहीं जाता। उधर वांगजी भी जल्दी से लैन सिचन के पास आता है। लैन सिचन भी वांगजी को तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और लैन सिचन कहते हैं, हाँ वांगजी, अब हम आत्मा बन चुके हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। अंकल कुरेन आसपास देखने लगते हैं क्योंकि अंकल कुरेन को ना तो यानली दिखाई दे रही थी ना ही लैन सिचन। अंकल कुरेन हैरानी से गुरुजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी और विहिंग किससे बातें कर रहे हैं? गुरुजी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि लैन सिचन और यानली से अब उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर गुरुजी कुछ मंत्र बुदबुदाने लगते हैं। लैन सिचन और यानली गुरुजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इस जन्म में तो हम दोनों मिल नहीं पाए, एक दूसरे के मेट होने के बावजूद भी हम दोनों अलग थे, लेकिन अगले जन्म में हम दोनों एक दूसरे के ही मेट बनकर जन्मे और हम दोनों उस जन्म में कभी अलग ना हों। गुरुजी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, हाँ भविष्य में ऐसा ही होगा। धीरे धीरे उन दोनों की सोल गायब हो रही थी। विहिंग जब अपनी सीजे को गायब होते देखता है तो रोने लगता है और कहता, नहीं सीजे, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। यानली मुस्कुरा देती है और कहती है, नहीं आसियन, अब हम दोनों के जाने का वक्त आ गया है, वांगजी तुम्हारा ख्याल रखेगा। लैन सिचन भी वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ वांगजी, तुम अपना और विहिंग का ख्याल रखना। धीरे धीरे उन दोनों की सोल वहाँ से गायब हो जाती है। विहिंग और वांगजी जब ये देखते हैं तो रोने लगते हैं। लैन कुरेन जल्दी से उनके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, अगर तुम दोनों इस तरह से रोगे तो उन दोनों की आत्मा को तकलीफ पहुँचेगी, उन दोनों की आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए। तुम दोनों को इस तरह से देखेंगे तो उनकी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। वांगजी और विहिंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। वो दोनों हमारे लिए बहुत खास थे, मेरी सीजे मेरे लिए
और बांगजी कहता है मेरे लिए मेरे गगा खास थे। गुरुजी भी बांगजी और विहिंग के पास आते हैं और कहते हैं हाँ हमें पता है, इसलिए तो वो दोनों तुम्हारे आसपास हमेशा से थे, तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, लेकिन अब उन दोनों को मुक्ति मिल चुकी है। उसके बाद गुरुजी लैन कुरैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ काम खत्म करना है। लैन कुरैन जब ये सुनते हैं तो बांगजी और विहिंग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लैन कुरैन बांगजी और विहिंग को सीधे लैन मैंसन में लेकर आते हैं। लैन कुंगेंजुन और लैनी विहिंग और बांगजी को देखकर खुश हो जाते हैं। सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। उसके बाद लैन कुरैन सारी कहानी बता देते हैं। लैन कुंगेंजुन और लैनी जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। लैनी की तो आंखों में आंसू बह जाते हैं और कहते हैं उसको हमने अनाथ समझकर अपने ही यहाँ रहने दिया और उसने ही हमारे बेटे को मार दिया। लैनी ऐसा कहकर रोने लगती है। लैन किंगेंजुन लैनी को संभालते हैं और कहते हैं अब जो हो गया उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो है उसको तो संभाल सकते हैं ना। ऐसा कहकर लैन किंगेंजुन बांगजी और विहिंग की तरफ देखते हैं। लैनी भी मुस्कुरा देती है और कहती है हाँ आपने ठीक कहा, हम जल्द से जल्द विहिंग और बांगजी की शादी करवा देंगे। विहिंग और बांगजी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उधर गुरुजी अभी भी फार्म हाउस के बाहर खड़े थे और अपने शिष्यों की तरफ देख रहे थे। सारे शिष्य गुरुजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं गुरुजी अब आगे क्या। गुरुजी अपने शिष्यों की तरफ देखते हैं और अपने झोले में से एक बोतल निकालते हैं जिसमें काला धुआं भरा था। शिष्य जब ये देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं गुरुजी इसकी आत्मा अभी भी नष्ट नहीं हुई। गुरुजी कहती है ये एक दुष्ट आत्मा है, इतनी जल्दी इसका खात्मा नहीं हो सकता है। तो चलिए गाइस, इसी सीन की एंडिंग के साथ मेरी स्टोरी यहाँ एंड होती है। अगर आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट देखना हो तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिएगा। जब तक मेरे 350 लाइक नहीं हो जाते तब तक मैं इसका सेकंड पार्ट नहीं लाऊंगी। अगर उससे कम लाइक हुए तो आप लोग सोच लीजिएगा इसकी एंडिंग यहीं तक है, लेकिन अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले तो मैं इसके सेकंड पार्ट लाने के बारे में सोचूंगी। आज 23 जनवरी है। द अनटर्म सीरीज के कैरेक्टर लान वांगजी का बर्थडे भी है, इसलिए मैंने ये एफएफ उनके बर्थडे पर लाने के लिए सोचा है। आपको ये एफएफ कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।